आपने आप बोले ना मुझे यहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति को बचा लो, हम बचा देंगे, कोई बात नहीं। बेहतर करिए। इतने धार्मिक मत होना कि ईश्वर को बचाने के लिए इंसान पर उठ जाए हाथ तुम्हारा। मैं नहीं जानता कि ये लाइनें किसने लिखी हैं, और सच कहूँ इस वक्त जानना भी नहीं चाहता, पर इतना अंदाज़ा ज़रूर लगा सकता हूँ कि लिखने वाले ने कभी ना कभी उस दर्द को महसूस ज़रूर किया होगा जिस दर्द से 22 अप्रैल 2025 को बैसरन वैली में मौजूद लोगों ने किया। सोचिए कितना खौफनाक रहा होगा वो मंजर, और कितने बेबस होंगे वो लोग जिनके सारे कपड़े उतरवाए गए, उनका धर्म पूछा गया, उनके अपनों के सामने उन पर धड़ाधड़ गोलियां बरसाई गई, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया सिवाय अपने सामने अपनों को मरते देख। क्या हुआ और किस बार्बरता से हुआ ये अब तक आप सोशल मीडिया पे देख ही चुके होंगे, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे। आखिर कैसे दिन दहाड़े कुछ लोग हमारे देश में घुसे और हमारे लोगों को मारकर हवा में कहीं गायब हो गए और हम उन्हें ढूंढ तक नहीं पाए। पाकिस्तानियों ने जो किया उसके लिए हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे और दे भी रहे हैं। फिर चाहे इंडसन वाटर ट्रीटी सस्पेंशन हो या फिर अटारी बॉर्डर का सील होना, पाकिस्तानियों को इंडिया से डिपोर्ट कराना या फिर वीज़ा सस्पेंशन, पाकिस्तानियों को उसके गुनाह का हिसाब देना ही होगा। पर इससे बड़ा सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं। बिहार के एयर शो का मज़ा ले रहे हैं या फिर अटारी बॉर्डर पर डांस करके इस बात का जश्न मना रहे हैं कि सरकार ने बॉर्डर सील कर दिया। क्या किसी के मन में एक बार भी ये सवाल नहीं आया कि क्या वाकई ही हमारे देश का इंटेलिजेंस सिस्टम इस कदर नाकाम हो चुका है कि कश्मीर जैसे सेंसिटिव स्टेट्स पर हो रहे इतने बड़े हमले की उन्हें भनक तक नहीं पड़ी, या फिर भनक थी लेकिन उन्हें खुद पर इतना विश्वास था कि उन्होंने मान लिया था कि उनके रहते कोई भी इतनी सफाई से किसी भी प्लानिंग को अंजाम दे ही नहीं सकता। हाय, दिस इज़ रवि खरबंदा, और आज हम जानेंगे कि इस अटैक के प्लान होने से लेकर इसके एग्जीक्यूट होने के पीछे की वजह और आफ्टरमैथ्स। इस कहानी की शुरुआत 2019 से होती है। 2019 में एक लैंडमार्क जजमेंट आया। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया, यानी हटा दिया गया, और कश्मीर को पूरी तरीके से इंडिया ऑन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया। कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। यहाँ कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए क्लियर कर देता हूँ कि कश्मीर के उस हिस्से की बात हो रही है जो भारत की सीमा में है। उस वक्त इसे एक मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा था। लग रहा था कि जैसे फाइनली अब कश्मीर विवाद ख़त्म हो गया है और कम से कम अब कश्मीर के लोगों को भी फाइनली वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो बाकी हिंदुस्तानियों को मिलती हैं। एक तरफ जहां हम लोग नए कश्मीर की तरफ बढ़ रहे थे, ठीक उसी वक्त कश्मीर में एक नया आतंकवादी संगठन भी जन्म ले रहा था। 370 हटने के बाद लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान के फेमस टेररिस्ट ग्रुप के बचे कुचे लोग एक बार फिर से एक्टिव हो गए, और इस बार उन्हें साथ मिला हिजबुल मुजाहिदीन का, जो पहले से ही कश्मीर में एक एक्टिव टेररिस्ट ग्रुप था। इन दोनों ने साथ आकर एक नया टेररिस्ट ग्रुप बनाया जिसे TRF या द रेजिस्टेंस फ्रंट कहा गया। TRF का एक ही मकसद था किसी भी तरीके से कश्मीर को वापस हासिल करना, और इसके लिए अलग अलग वक्त पर कश्मीर में हर जगह हमले किए गए। हम सब जानते हैं कि कश्मीर में हाल ही में जो हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी TRF ने ली है, पर हम में से कितने लोग जानते हैं कि 2020 से लेकर 2025 तक ये ग्रुप तकरीबन 30 से ज़्यादा हमले भारत पर कर चुका है। कभी कश्मीरी पंडितों पर हमला, तो कभी मजदूरों पर, कभी स्कूल टीचर्स पर, तो कभी लोकल सिटीजन्स पर इस बार तो कश्मीर की बैकबोन यानी टूरिज्म पर सीधा हमला किया गया। आतंकी जानते हैं कि कश्मीरियों के लिए टूरिज्म की क्या अहमियत है, और अब स्टैटिक्स बताते हैं कि करीबन 12% ड्रॉप देखा गया है टूरिज्म में। लोग अपनी बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं और कश्मीर के बाजार एक बार फिर बंद हो गए हैं। 8 अप्रैल 2025 यानी इस अटैक से ठीक 14 दिन पहले अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को बताया था कि जम्मू और कश्मीर से आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दिया गया है। 8 अप्रैल की द हिंदू की हेडलाइन कहती है, टेरर इकोसिस्टम ब्रोकन इन जम्मू कश्मीर शेज अमित शाह। होम मिनिस्टर को कश्मीर से हाई एंड सिक्योरिटी मीटिंग से लौटे हुए 15 दिन भी नहीं हुए थे और कश्मीर में इतना बड़ा हमला हो गया, और वो भी उस वक्त जब अमरनाथ मंदिर की यात्रा को लेकर होम मिनिस्टर और ऑफिशियल्स के बीच हाई एंड सिक्योरिटी मीटिंग हुई है। क्या वाकई हमारे देश के इंटेलिजेंस सिस्टम का ये हाल है? आपका तो पता नहीं, पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ सरकार से।
कि आखिर और कितने हमले लगेंगे भारत को ये समझने के लिए कि झूठे आश्वासनों से हकीकत नहीं छुपाई जा सकती। और हकीकत ये है, कश्मीर आज भी आतंकियों से आज़ाद नहीं हुआ है। आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि हो सकता है कि बहुत स्मार्टली प्लान किया गया हो जिससे सरकार को भनक ना लगी हो। आप सबसे मेरा एक सवाल है, ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकार के पास इनपुट नहीं होती, लेकिन एक पत्रकार आज से 5 महीने पहले ही अपनी रिपोर्ट में इन आतंकवादियों का खुलासा कर देता है? क्या पत्रकारों का नेटवर्क सरकार से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है? इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। विनय सुल्तान की न्यूज़पेपर में छपी इस रिपोर्ट को पढ़िए। 30 नवंबर 2024 को छपी इस रिपोर्ट में विनय साफ तौर पर बताते हैं कि कश्मीर में आतंकवाद फिर से एक बार सर उठा रहा है। इस बार लोकल कश्मीरियों को इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा, बल्कि इस बार आतंकवादियों को पाकिस्तानी सेना गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक यानी छापामार युद्ध नीति में ट्रेन कर रही है। एक दुकान में 2 बार हुई चोरी से एक रिपोर्टर को जब इन बातों का पता चल सकता है तो सरकार को क्यों नहीं? शायद सरकार के लोगों ने अपनी भाषा के अखबारों को पढ़ना ही छोड़ दिया है। खैर, इन सब बातों को वैसे ही छोड़ देते हैं जैसे हम लोगों ने अपने सवाल पूछना छोड़ दिया है। पाकिस्तान के मुद्दे पर वापस लौटते हैं। वो तो हम सबका फेवरेट टॉपिक है ना। मेरा मानना है कि पाकिस्तान में घुसकर उन सब टेररिस्टों को भी उतना ही तड़पा कर मारना चाहिए जितना तकलीफ हमारे लोगों ने सही है। और सरकार के मास्टर स्ट्रोक की चर्चा तो हर तरफ हो रही है, तो आइए ग्राउंड रियलिटी भी समझ लेते हैं। हमें कहा गया कि हम इंडसन वाटर का पानी रोक देंगे। क्या वाकई ही ये इतना आसान है? एक नदी का रास्ता बदलने के लिए पूरा डैम बनाना होता है जिसमें सालों बीत जाते हैं। और जहाँ तक सस्पेंशन का सवाल है तो सिर्फ कह देने से सस्पेंशन नहीं हो जाता। किसी भी वाटर ट्रीटरी को सस्पेंड करने से पहले कई इंटरनेशनल फैक्टर और चैरिटेबल ग्राउंड्स भी कंसीडर करने पड़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई रेडीमेड गेट भी नहीं है जिसे बंद करके इंडसन वाटर का पानी रोक दिया जाए। पासपोर्ट और वीज़ा कैंसिलेशन जरूर एक कारगर कदम हो सकता है, पर क्या इससे पाकिस्तान को उतना बड़ा झटका महसूस होगा जितना हम लोगों ने किया है? आपको क्या लगता है कि जब पाकिस्तान कहता है कि वी विल डिक्लेयर ए वॉर तो हमें उससे कुछ खास फ़र्क पड़ेगा? उनके लिए हमारी इंडियन आर्मी ही काफ़ी है, लेकिन पाकिस्तान के जरिए जब चाइना हमें डैमेज पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसके लिए हमारे पास कोई स्ट्रेटजी है क्या? चलिए इसे जाने देते हैं, अपने देश की आर्मी की बात करते हैं। ये जो बात बात पर हम लड़ाई की बात करते हैं ना, इसका कॉन्फिडेंस हमें इंडियन आर्मी से ही आता है। पर क्या आप जानते हैं उसी इंडियन आर्मी में 1 लाख से ज़्यादा पोस्ट खाली हैं। आर्मी रिक्रूटमेंट शॉर्टेज फेस कर रहे हैं। बची कुची कसर अग्निवीर ने पूरी कर दी। क्या हमें उस सरकार से सवाल पूछने का हक नहीं जिसे हमने वोट देकर चुना है? चलिए मेरे और आपके सवालों को छोड़ देते हैं, लेकिन जिन 26 लोगों ने अपनी जानें गंवाई, क्या उनके परिवारों को जवाब पाने का हक नहीं है? मिनी स्विट्जरलैंड कही जाने वाली बैसरन वैली में कोई पुलिस ऑफिसर या आर्मी क्यों नहीं थी? जब विनय नरवाल की बहन सृष्टि नरवाल कहती है आई वॉन्ट देम ऑल डेड, तो ये सभी को सुनाई देता है। लेकिन वही सृष्टि जब ये कहती है कि 1.5 घंटे तक मेरा भाई जिंदा था और वहाँ कोई भी नहीं आया, तो ये किसी को सुनाई नहीं देता। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था, कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। जब गुजरात की शीतल बहन ये सवाल पूछती है कि इतनी 2000 से ज़्यादा टूरिस्ट वाली जगह पर कोई भी सिक्योरिटी या फर्स्ट एड क्यों नहीं था, तो जवाब में उन्हें केवल खामोशी मिलती है। ताज्जुब इस बात का है कि इतने सारे टूरिस्ट, वहाँ पे एक बंदा आर्मी या पुलिस का कोई नहीं था। जिन्होंने कश्मीर के इस हमले में अपनी जान गंवाई, उनके घर वाले जानना चाहते हैं कि आखिर क्या गलती थी उन 26 लोगों की। बस यही कि वो मान बैठे थे कि कश्मीर भी अब भारत का हिस्सा है और उसकी सुनहरी वादियों में कुछ सुकून के पल बिताए जा सकते हैं। आप सोचिए वहाँ मौजूद लोगों के दिल में किस कदर दहशत बैठ गई होगी जब इंडियन आर्मी वहाँ फंसे लोगों की मदद करने के लिए पहुंची तो लोगों ने उनसे कहा प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमें मत मारिए। अरे नहीं, हम लोग फौज है, हम लोग बैठो, हम लोग फौज है, बैठो मेरे बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी है, बैठो। ये इंडियन आर्मी, आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? रिपोर्टर्स और आई विटनेस के बयानों से पता चलता है कि सबको मारने से पहले उनका धर्म पूछा गया, उनसे कलमा पढ़वाया गया। सामने जो एक बंदा था उसने ये बोला हिंदू एक तरफ हो जाओ, मुसलमान एक तरफ हो जाओ। फिर उसने बोला कलाम, तो जो मुसलमान थे उसने बोला कि मुस्लिम, फिर उसने बोला कलाम, फिर मुस्लिम, फिर कलाम, फिर मुस्लिम।
यहाँ तक कि उनके प्राइवेट पार्ट भी चेक किए गए। मरने से पहले किस तरह की तकलीफ और घुटन का सामना किया होगा लोगों ने, इसका अंदाजा भी लगाना बहुत मुश्किल है। चुन चुनकर हिंदुओं पर हमले किए गए और जब एक मुस्लिम या यूं कहें कि एक कश्मीरी सैयद आदिल शाह उन बेगुनाहों को बचाने आया तो उसे भी गोलियों से भून दिया गया। इस बार जब कोई आकर मुझसे कहेगा कि भाई हिंदू खतरे में है तो मैं चुपचाप उसकी बात मान लूंगा, बल्कि उससे कहूंगा कि 10 साल तक एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर होने के बाद भी हिंदू, कश्मीरी और पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान की कोई गलती नहीं थी, पर अगर मेरे देश में यानी हमारे देश में कोई घुसकर इतनी बेरहमी से 26 लोगों को मारकर और ना जाने कितने लोगों को घायल कर कर दहशत फैलाकर इतनी आसानी से निकल जाता है, वो भी इतने सेंसिटिव इलाके में, तो सवाल किस पर उठाना चाहिए? आज सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि अगर आज सवाल नहीं पूछा तो हो सकता है कि आज जहां शीतल बहन और सृष्टि नारवाल खड़ी है, कल वहां आप या हम में से कोई भी खड़ा हो सकता है। और यकीन मानिए उस वक्त सवाल पूछने के लिए काफ़ी देर हो चुकी होगी। आपकी क्या राय है इस विषय पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।